नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। स्टेट एग्रीकल्चर कंबाइंड एग्ज़ाम 30 मई को प्रस्तावित है और जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आपको जो है इसके बारे में टॉपिक वाइज वीडियोज जो है यूट्यूब के माध्यम से, चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आज उस श्रृंखला में ये पहला वीडियो है और आज हमारा टॉपिक है डिस्कशन का फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आप जो है बहुत बेसिक लेवल से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन चूंकि इस एग्ज़ाम की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग लेवल की है। यहाँ पर जो है आपको फोटोसिंथेसिस को पूरी डीपनेस के साथ में, पूरी डेप्थ के साथ में पढ़ना होगा। फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अंदर चलेंगे। फिर लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, कैल्विन साइकिल, C3 प्लांट, C4 प्लांट, फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो जितनी भी केमिकल रिएक्शंस इसमें इन्वॉल्व होती हैं सबके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो पूरा देखिए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। और मेरा प्रयास यही रहेगा कि चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, आपको जो है पूरी तरह से जो है ये टॉपिक, ये चैप्टर बिल्कुल समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि एग्रीकल्चर सर्विसेज एग्जामिनेशन जो कि 30 मई को होना है, आप सभी जानते हैं, उसके लिए हमने वीडियो कोर्स स्टार्ट किया है जिसके बारे में आपको सूचना दे चुके हैं और कई लोग आप में से जो है जुड़ चुके हैं। अभी भी कुछ लोग जो है इसके बारे में कुछ डिटेल जानना चाह रहे थे, तो मैं उनको बता दूं कि ये वीडियो कोर्स है, इसमें आपको नोट्स भी मिलेगा। वीडियो कोर्स में एग्रीकल्चर का जो है पूरा सिलेबस, जितना भी महत्वपूर्ण भाग है वो, और प्लस जीएस का जो है जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सब, ये सभी आपको वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से मिलेंगे और साथ में ही आपको जो है पीडीएफ में इनके नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो बहुत ही सुनियोजित और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है ये, क्रैश कोर्स इसे आप कह सकते हैं, और इसको लेकर जो है आप इस एग्ज़ाम में जो है अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोसीजर सिंपल है। 9506742546 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर ज्वाइन एग्री लिखकर जो है आप भेज दीजिए। आपको रिप्लाई में सारी बातें मैसेज के थ्रू बता दी जाएंगी, पूरा प्रोसीजर समझा दिया जाएगा। फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप स्वतंत्र हैं, इस नंबर पर ऑफिस की टाइमिंग में, ऑफिस डेज में कभी भी कॉल कर बात करके पूरे प्रोग्राम के बारे में पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर प्रकाश संश्लेषण, जिसको हम अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस कहते हैं, इसके बारे में अगर बात की जाए कि वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी पर जीवन चल रहा है, तो आप जानते हैं कि पृथ्वी पर अगर जीवन चल रहा है तो उसका आधार है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस अगर ग्रीन प्लांट्स नहीं करते तो आज कोई भी जो है यहाँ पर पृथ्वी पर जीवन के संकेत उपस्थित नहीं होते। इसीलिए इसको बहुत ही वाइटल और सबसे इसेंशियल प्रोसेस माना जाता है। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ जनरलाइज्ड बातें पहले हम करते हैं। हरे पौधों में यानी ग्रीन प्लांट्स में होने वाली प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की क्रिया पौधों और अन्य जीवित प्राणियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरे परितंत्र को यानी पूरे इकोसिस्टम को भोजन प्रदान करते हैं। हरे पौधे ही ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वो जो है उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ एल्गी हैं, उनमें जो है प्रिमिटिव टाइप ऑफ क्लोरोफिल पाया जाता है, जो क्लोरोप्लास्ट का जो है एक प्रिमिटिव स्ट्रक्चर जिसको क्रोमेटोफोर कहते हैं वो पाया जाता है। वो भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण हायर प्लांट्स में और लोअर प्लांट्स में दोनों में जो है उनका तरीका अलग होता है, लेकिन जो उनका उत्पाद है वो आपको एक ही ग्लूकोज या स्टार्च के रूप में मिल जाता है। तो हरे पौधे इसीलिए स्वपोषी कहलाते हैं क्योंकि वो अपने भोजन के लिए किसी और जीव पर डिपेंड नहीं है। उनका जो भोजन है वो स्वयं खुद बनाने में सक्षम है। इसलिए अगर हम ट्रॉफिक लेवल पे बात करेंगे तो इनको हम ऑटोट्रॉप्स या जो है स्वपोषी जीव कहते हैं। अब ये मिट्टी से जल एवं पोषक तत्व, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं और सूर्य से जो है सौर विकिरण या सौर ऊर्जा प्राप्त करके इस प्रक्रिया के द्वारा, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा जो है भोजन का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाशीय ऊर्जा यानी फोटोकेमिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में
रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और CO2 पानी जैसे साधारण पदार्थों से जटिल कार्बनिक यौगिक जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। तो ये जो है एक सिंपल बात है कि जो है कार्बोहाइड्रेट्स का यहाँ पर पौधों ने निर्माण किया, लेकिन ये बात कहने में जितनी आसान है उतना जो है ये प्रक्रिया नहीं है। इसमें जो है सैकड़ों हजारों केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं। जितना आप डेप्थ में जाएंगे आप उसके बारे में जो है देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस जो है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। इन कार्बोहाइड्रेट से जो पौधों से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, इसी के द्वारा मनुष्य एवं जीवित प्राणियों को भोजन प्राप्त होता है। इस प्रकार जो है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो पूरे प्राणी जगत के लिए भोजन की व्यवस्था करती है। अब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसके पौधों के सभी क्लोरोप्लास्ट, यानी जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, हरित लवक कहते हैं, हरित लवक से युक्त जितनी भी कोशिकाएं पौधे में होती हैं उनमें जो है प्रकाश संश्लेषण होता है। कुल मिलाकर साधारण तौर पर ये कह सकते हैं कि जो पौधे के हरे भाग होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, क्योंकि उसमें जो है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। यह क्रिया विशेषता पत्तियों के मीजोफिल ऊतक में या टिश्यू में होती है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि विशेषकर जो है जो फोटोसिंथेसिस होती है ये कहाँ पर होती है, तो ये मीजोफिल टिश्यूज में होती है पत्तियों के, क्योंकि पत्तियों के मीजोफिल ऊतक की पैरेन्काइमा कोशिकाओं में अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा क्लोरोप्लास्ट की जो संख्या है, जो नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है वो ज़्यादा होता है। अब क्लोरोफिल की उपस्थिति के आधार पर जो है, या क्लोरोप्लास्ट कह लीजिए, उसके आधार पर जो है प्रोकैरियोट सेल में और यूकैरियोट सेल में काफ़ी डिफरेंस है। प्रोकैरियोट सेल जिसको हम लोग प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल कहते हैं, या जिसको हम बहुत ही सरल कोशिका के नाम से जानते हैं, आदम कोशिकाओं के नाम से जानते हैं, उसमें क्लोरोप्लास्ट जैसा कि हायर प्लांट्स में या यूकैरियोटिक प्लांट्स में देखने को मिलता है उस तरह का स्ट्रक्चर जो है नहीं होता। बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो है उसमें क्लोरोप्लास्ट जैसी एक संरचना पाई जाती है, जो क्लोरोप्लास्ट का एक प्रिमिटिव वर्जन है, प्रिमिटिव रूप है, जिसको हम क्रोमेटोफोर के नाम से जानते हैं। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि जो प्रोकैरियोट सेल्स होती हैं उनमें क्रोमेटोफोर पाया जाता है, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी और बाकी जो है कई सारे यूनिसेलुलर बैक्टीरिया होते हैं, यूनिसेलुलर प्लांट सेल्स होती हैं। यूकैरियोटिक सेल में जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट पे जो है हमने इतनी चर्चा की। तो क्लोरोप्लास्ट है क्या, क्योंकि जब तक हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर नहीं समझेंगे, उसके अंदर क्या क्या भाग हैं वो नहीं समझेंगे, और उसके अंदर जो है ये फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है कहाँ पर संपादित होती है, किस तरह से ये जो है फोटोसिंथेसिस उसमें होती है, तब तक जो है हम ये जो है अच्छी तरह से इस अभिक्रिया को नहीं समझ पाएंगे। तो फोटोसिंथेसिस जो है क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट एक जो है क्या है, लवक है या प्लास्टिड है। अब लवक शब्द आता है, प्लास्टिड शब्द आता है, तो इसके तीन प्रकार होते हैं। एक होता है वर्णी लवक, दूसरा होता है हरित लवक और तीसरा होता है अवर्णी लवक। तो ये केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं जो प्लास्टिड्स होते हैं, और जंतु कोशिकाओं में ये नहीं होते हैं। तो एक ये जो है एनिमल सेल और प्लांट सेल का यहाँ पर आपके सामने डिफरेंस भी आ गया कि ये जो है एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं और इनमें अपना स्वयं का जीनोम होता है। जीनोम का मतलब इसमें डीएनए पाया जाता है, जिससे ये जो है रेप्लिकेट कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं, अपने जैसी जो है दूसरी संरचनाओं को बना सकते हैं। इसीलिए ये जो है विभाजित होने की क्षमता रखते हैं। अब लवक तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या वर्णी लवक। वर्णी लवक को जो है हम क्या कहते हैं, इनको हम कलरफुल जो है लिपिड्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इनका क्या होता है, कलरफुल होते हैं ये। तो ये रंगीन लवक होते हैं और प्रायः लाल, पीले और नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधे के रंगीन भागों, जैसे पौधे के फूल हैं, पौधे में कई सारे जो है कलर्ड पार्ट्स होते हैं। अगर हरे को हम छोड़ दें तो जैसे पुष्प है, बीज है, इन सब में जो है पाए जाते हैं, और परागण के लिए यानी पॉलिनेशन के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। तो ये जो है वर्णी लवक हो गए, या इनको आप जो है कलरफुल प्लास्टिड्स के नाम से भी जो है कह सकते हैं। दूसरा आ गया हरित लवक। ये हरा होता है,
इसीलिए इसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये भी रंगीन होता है लेकिन इसका एक टिपिकल कलर है ग्रीन कलर। इसमें हरे रंग का पदार्थ होता है जिसको हम क्लोरोफिल या वर्णहरित होते हैं। बेसिक एग्जाम्स में कई इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है क्यों हरा होता है, तो इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण जो है ये हरा होता है, जो पौधों को प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। इसीलिए इसे कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। यानी जो है यहीं पर जो है कोशिका में एक तरह से भोजन बनता है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च बनता है, इसीलिए इसको कोशिका का रसोई घर के नाम से भी हम जानते हैं। अब तीसरे तरह का जो लवक हो गया ये अवर्णीय हो गया, यानी ये क्या है, कलरलेस है, इसमें कोई भी कलर नहीं होता है। तो ये रंगहीन लवक होते हैं और सूर्य के प्रकाश से जो वंचित पादप होते हैं, ऐसे पौधे जो सूर्य के प्रकाश को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, जैसे कि या उनके वो अंग जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है, जैसे कि जड़ हो गया, भूमिगत तना हो गया उसका, इन सभी में पाए जाते हैं। और इनका एक विशेष काम होता है, इनका एक फंक्शन होता है ल्यूकोप्लास्ट का, कि ये कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च, वसा और प्रोटीन के रूप में भोजन का संचय करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी भोजन संचय करने वाले पौधे के अंग होते हैं, प्लांट के ऑर्गन्स होते हैं, वो सभी क्या ज़्यादातर अंडरग्राउंड होते हैं। तो इनका जो है ल्यूकोप्लास्ट का मेन काम क्या है, ये स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन के रूप में भोजन का संचय करने का काम करते हैं अपने अंदर। तो हमने जो है 3 कैटेगरी लवक की समझ ली। अब हम आते हैं हरित लवक, जिसका संबंध जो है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस से है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही फोटोसिंथेसिस है। तो ये हरे रंग के लवक होते हैं। हरित लवक का आवरण एक तरल प्रोटीन युक्त अधात्री होता है, यानी मैट्रिक्स को घेरे होता है। इसका जो है जो बाहरी पोर्शन होता है, और इसको जो है हम स्ट्रोमा कहते हैं। अभी हम आगे आज डायग्राम देखने जा रहे हैं जिससे आप सब कुछ समझ पाएंगे। ये स्ट्रोमा ही है जिसमें डार्क रिएक्शन चलती है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो डार्क रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की, वो कहाँ पर होती है। तो डार्क रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस की स्ट्रोमा में होती है। ये कैसा होता है, एक तरल पदार्थ होता है। इसमें स्ट्रोमा के अंतर्गत जो है लैमेलीज का जो है एक सिस्टम पाया जाता है, जो है लैमेली बनाती हैं। इनको हम थाइलाकोइड कहते हैं। अब आगे हम जो है जब डायग्राम देखेंगे तो हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये तो है क्रॉस सेक्शन, मतलब बाहर से कैसा दिखता है हरित लवक। तो क्रॉस सेक्शन में आप देख सकते हैं कि इसमें जो है 2 तरह की मेम्ब्रेन्स होती हैं। एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन, जिसको यहाँ पर आपको दिखाया गया है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। तो ये जो है दोहरी परत वाली जो है मेम्ब्रेन इसमें पाई जाती है। और उसके अंदर जो है ये जो आप इसमें देख रहे हैं, जो इसमें फिल्ड पोर्शन है, ये क्या है, ये स्ट्रोमा है। और इसी स्ट्रोमा में हमारी डार्क रिएक्शन चलती है फोटोसिंथेसिस की, जिसमें जो है सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। वो डार्क रिएक्शन जो है इसमें चलती है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि आपको जो है ये सिक्के जैसी संरचनाएं, कॉइन जैसी संरचनाएं दिख रही हैं। इस तरह से एक के ऊपर एक जो है सिक्के रखे हुए, आप इसको समझ सकते हैं कि सिक्कों का ढेर है एक समझने के लिए। तो ये जो एक सिक्का है ये क्या है, ये थाइलाकोइड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, थाइलाकोइड है। और इसका जो है जो एक स्टेक है, जो एक पूरा जो है इसका, और इस सिक्के की जो एक पूरी ढेरी आपको दिख रही है, जो पूरा एक स्टेक है, ये क्या कहलाता है, ग्रैनम कहलाता है। ये एक के लिए हम ग्रैनम कहेंगे। और अगर हम इस सभी को एक साथ जो है हमको पुकारना, तो हम इसको क्या कहेंगे, प्लूरल में ग्रैना कहेंगे। और यहां पर आप देख रहे हैं 2 ग्रैनम जो है आपस में एक चैनल से जुड़े हुए हैं। इस चैनल को हम क्या कहेंगे, इसको हम स्ट्रोमा लैमेली कहेंगे। ये स्ट्रोमा लैमेली क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये लैमेली जो है स्ट्रोमा पार्ट में है, जो फील्ड होता है। तो ये हमने एक सेक्शनल व्यू देखा। अब हम जो है इसका जो है माइक्रोस्कोपिक व्यू देखेंगे कि अंदर और क्या चीज़ें होती हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है और क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जो है
और क्लियर तरीके से दिखाया गया है। सबसे ऊपर जो है ये जो पीला जो है मेम्ब्रेन है, ये तो दोनों मिलाकर मेम्ब्रेन हो गई। इस बाहर वाली मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन, इनर वाली मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन जो है, तो ये आउटर इनर हो गया। इसके बाद जो है ये आप जो है थैलाक्वाइड्स का स्ट्रैक देख रहे हैं, जिसको हमने क्या कहा, ग्रैना कहा। इसमें जो है अंदर का फील्ड पोर्शन है ये स्ट्रोमा हो गया। इसमें राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं, और ये राइबोसोम्स जो है कैसे होते हैं, ये 70S टाइप होते हैं। अभी हम आगे इसके बारे में और डिटेल देखेंगे। तो ये 70S टाइप आप राइबोसोम्स पाए जाते हैं। बड़े बड़े इसमें स्टार्च के ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, जो आप जो है यहाँ पर रेड कलर से दिख रहे हैं। इसके अलावा ये ब्राउन कलर के जो है आप जो ड्रॉपलेट्स देख रहे हैं, ये क्या है, ये लिपिड ड्रॉपलेट्स है। ये लिपिड के जो है ड्रॉपलेट हैं। और लैमली आपको दिखाई दे रही है, जो स्ट्रोमा लैमली है। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि अब आपको जो है समझ में आ गया होगा कि क्लोरोप्लास्ट जो है अंदर से कैसा दिखता है। यहीं पर एक चीज आप जान लीजिए कि जो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, जिसको अभी हम आगे अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं, जो लाइट रिएक्शन है वो जो है कहां पर होती है, वो थैलाक्वाइड पे होती है। थैलाकाइड के अंदर और बाहर सरफेस पे जो है क्या होती है, लाइट रिएक्शन होती है, प्रकाशीय अभिक्रिया होती है, जो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके फोटोसिंथेसिस जहां पर होती है। और उसके बाद की जो अभिक्रिया, जिसको हम डार्क रिएक्शन के नाम से जानते हैं, वो कहां पर होती है, वो स्ट्रोमा में होती है। तो ये जो है प्रश्न अक्सर पूछा जाता है आपसे जो है फोटोसिंथेसिस में। तो ये जो थैलाक्वाइड्स होते हैं, इनको थोड़ा सा इसके बारे में थ्योरेटिकल देख लें, बाकी चीजें आप समझ चुके होंगे। थैलाक्वाइड्स होते हैं, कुछ स्थानों पर इकट्ठे होकर क्या बन जाते हैं, ग्रैनम का निर्माण करते हैं। ग्रैना के ढेर स्ट्रोमा पटलिकाओं यानी स्ट्रोमा लैमली या फ्रेड चैनल कहलाने वाली झिल्ली युक्त लैमली के द्वारा आपस में जुड़ी होती है। हम बात कर रहे हैं इसकी। तो ये जो है यही है क्या, स्ट्रोमल लैमली जो है, जो आपस में एक दूसरे से चैनल बनाकर जुड़ी होती है। थैलाक्वाइड्स का जो मुख्य कार्य है वो प्रकाश संश्लेषण की लाइट रिएक्शन को, प्रकाश अभिक्रिया को संपन्न कराना होता है। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाले राइबोसोम कैसे होते हैं, 70S टाइप के होते हैं। और कोशिका द्रव्य में या जो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, वो 80S टाइप्स के होते हैं। तो निश्चित तौर पे जो है 70S राइबोसोम जो होता है उसका साइज जो है छोटा होता है, और ये पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का मतलब जिनमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया संपन्न होती है। एक को हम कहते हैं क्लोरोफिल, दूसरे को कहते हैं कैरोटीनॉइड्स। क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स। क्लोरोफिल जो है हरे रंग के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। मैग्नीशियम इसके अंदर पाया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम सभी प्रकार के क्लोरोफिल्स के केंद्र में धातु है, और इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी होता है। पौधों में जीवाणुओं के विपरीत, जीवाणुओं में तो बहुत सिंपल टाइप का जो है क्लोरोफिल लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, लेकिन पौधों में विशेषकर जो हायर प्लांट्स हैं उनमें 5 तरह के क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं। लगातार इसमें खोजें हो रही हैं, कई तरह के और क्लोरोफिल्स के बारे में भी जो है रिसर्च में प्रकाशित हो चुका है, लेकिन जो है जो बेसिकली हम पढ़ते आए हैं A, B, C, D और E, इस टाइप के जो है यहाँ पर क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जिसमें से जो क्लोरोफिल A होता है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है वो इसी के माध्यम से होती है। क्लोरोफिल B का जो है रोल उससे कम होता है, और C, D, E जो है ये बहुत ही विशेष जो है प्रकार में इसका यूज होता है। तो क्लोरोफिल के बाद जो है दूसरे तरह का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा है, वो है कैरोटीनॉइड्स। तो कैरोटीनॉइड्स जो है ये पीले भूरे से लेकर लाल रंग वाले वर्णक या लिपिड्स का समूह होता है, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होते हैं। क्लोरोफिल्स के साथ जो है ये संबद्ध होते हैं या उनसे अटैच्ड रहते हैं,
लेकिन क्रोमोप्लास्ट के अंदर अकेले उपस्थित होते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो होता है उसके अंदर ये अकेले उपस्थित होते हैं। क्लोरोफिल बी के साथ कैरोटीनॉइड्स को भी सहायक वर्णक या एसेसरी पिगमेंट कहा जाता है। हालांकि ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ही है, लेकिन ये कैसा है, एसेसरी जो है ये सहायक है, ये मुख्य फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं है, क्योंकि वे अपने द्वारा अवशोषित ऊर्जा को क्लोरोफिल ए को प्रदान करते हैं, ना कि डायरेक्टली जो है वो जो है फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। मतलब क्लोरोफिल बी भी स्पेक्ट्रम से जो है रेडिएशन एनर्जी को खींचता है और जो उसके अंदर एनर्जी आती है उसको वो ट्रांसफर कर देता है किसको, क्लोरोफिल ए को। अब ये दो प्रकार के होते हैं, कौन, कैरोटीनॉइड्स, एक तो कैरोटीन्स होते हैं और दूसरे जो है जैंथोफिल होता है। तो अब जो है ये जो क्लोरोफिल की बात करी, जिसको हिंदी में हम पर्णहरित कहते हैं, इसमें 4 पायरोल रिंग का बना एक चपटा पोरफायरिन हेड होता है, जिसके केंद्र में मैग्नीशियम होता है। जो अभी हमने बात की जो है कि इसमें जो है एलिमेंट या कौन सा पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम का एक परमाणु तथा एक रिंग पर हाइड्रोकार्बन चेन होती है। क्लोरोफिल ए का सूत्र ये आपको सामने लिखा हुआ है, C55H72O5N4Mg, और क्लोरोफिल बी का सूत्र जो है C55H70O6N4Mg होता है। तो थोड़ा सा अंतर है जो आपको याद रखना चाहिए। जो हाइड्रोजन है उसमें जो है थोड़ी सी कमी हो जाती है और ऑक्सीजन में जो है एक ऑक्सीजन इसमें कम हो जाती है। तो जो है दोनों में जो है बहुत माइनर डिफरेंस है, लेकिन ये डिफरेंस जो है फोटोसिंथेसिस में बहुत बड़ा होता है। तो अब हम फोटोसिंथेसिस की केमिकल प्रोसेस को समझें, उससे पहले हमको ये समझना होगा कि फोटोसिंथेसिस की जो हिस्ट्री है, फोटोसिंथेसिस में कई हाइपोथेसिस हैं शुरुआत से लेकर और आज तक जो है। आज तो हम बहुत एडवांस स्टेज में हैं, हम जान गए हैं कि जो है फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, लेकिन शुरुआत जब इसकी हुई थी तो इसके बारे में बहुत सी अटकलें और थ्योरीज दी जाती थी। तो सबसे पहले जो है 1727 में स्टीफन हेल्ज, इन्होंने ये खोजा था कि हरे पौधों को अपने पोषण के लिए सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है। अगर आपने एनसीईआरटी वाली बुक देखी हो तो उसमें आपने देखा होगा वो जार से ढक के चूहे वाला एक्सपेरिमेंट जो है। तो इस तरह के सब एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही जो है खोजे हुई शुरुआत में। तो इन्होंने बस इतना बताया कि जो पौधा है वो सूर्य के प्रकाश में ही जो है कोई ऐसी क्रिया उसके अंतर्गत होती है जिससे जो है वो अपना पोषण प्राप्त करता है। लेकिन वहीं पर और भी समस्याएं थी। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनको जो है सूर्य के प्रकाश की जरूरत नहीं है, फिर भी वो अपना जो है भोजन बना लेते हैं। जोसेफ प्रिस्टले बहुत बड़ा नाम है हमारी साइंटिफिक डिस्कवरी में अगर देखा जाए तो 1772 में इन्होंने ये बताया कि हरे पौधे शुद्ध हवा को अशुद्ध हवा को शुद्ध करके शुद्ध हवा में परिवर्तित कर देते हैं। तो इनके अनुसार अशुद्ध हवा क्या थी, CO2 थी, उसको शुद्ध हवा में यानी ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके शुद्ध हवा में जो है छोड़ देते हैं। तो इन्होंने इसके बारे में ये खोजा। फिर जॉन इंजनहाउस, ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत क्लियर तरीके से ये पता लगाया कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है इसमें क्या प्रोसेस चलता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो उन्होंने अपने शोधों से यह निष्कर्ष निकाला कि हरे पौधे दिन के समय सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में गंदी वायु को शुद्ध करते हैं। और यहाँ पर इस तरह से लिखा है, लेकिन ज़्यादातर जगह आपको नाम भी गैस का लिखा मिल जाएगा, CO2 को O2 में बदल देते हैं। ये इन्होंने जो है कहा। तो इनको जो है माना जाता है कि ये जो है फोटोसिंथेसिस के जो है असली कॉन्सेप्ट की खोज जो है इनके द्वारा ही की गई थी। फिर जूलियस वॉन सैच 1862, इन्होंने इस बात का प्रदर्शन किया कि प्रसाद संश्लेषण का पहला अप्रत्यक्ष उत्पाद क्या है, स्टार्च है। अब इन्होंने ये एक कदम आगे बढ़ गए। यहाँ तक तो गैस की बात हो रही थी, आगे ये बढ़े, इन्होंने बताया कि उसका जो पहला इनडायरेक्ट प्रोडक्ट है वो स्टार्च है, यानी एक कार्बोहाइड्रेट है। और उन्होंने ये भी दिखाया कि क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट तक सीमित रहता है, यानी जो क्लोरोफिल है वो मात्र क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है।
इसके बाद एंजलमैन, इन्होंने ये दिखाया कि क्लोरोप्लास्ट कोशिका में प्रकाश संश्लेषण का केंद्र है। यानी इन्होंने इस चीज को सिद्ध कर दिया कि क्लोरोप्लास्ट में ही फोटोसिंथेसिस होता है। उन्होंने इस प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की विभिन्न तरंगदैर्घ्य की भूमिका की भी खोज की कि किस लाइट में, किस प्रकाश में या प्रकाश के किस स्पेक्ट्रम में जो है ये अभिक्रिया जो है होती है, और उसको इन्होंने नाम दिया एक्सन स्पेक्ट्रम। और उसका इन्होंने आरेख बनाया कि कौन सा जो है स्पेक्ट्रम का पार्ट है, वो कौन सी वेवलेंथ्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं। अब बारी आती है ब्लैकमैन की। 1905 में इन्होंने 2 चरणों को खोजा। यानी इन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण जो है 2 तरह की जो है चरणबद्ध प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। पहला जो है प्रकाशी यानी लाइट रिएक्शन, और दूसरा अप्रकाशी यानी डार्क रिएक्शन। और इन्होंने सीमाकारी कारक का नियम भी प्रस्तुत किया। लिमिटिंग फैक्टर जो है का नियम इन्होंने बताया कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को लिमिट करते हैं। वॉरबर्ग 1919, इन्होंने हरे शैवाल क्लोरेला जो एक ग्रीन एल्गी होता है उसको प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन के लिए एक उपयुक्त पदार्थ के रूप में प्रयुक्त करके फ्लैशिंग लाइट का प्रयोग किया। यानी इन्होंने सूर्य के प्रकाश के अलावा जो है बाकी अन्य प्रकाश स्रोत से, कृत्रिम प्रकाश स्रोतों से जो है प्रकाश संश्लेषण के बारे में सिद्ध करके दिखाया। फिर वॉन नील की बात करते हैं 1931, इन्होंने प्रदर्शित किया कि कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल के बजाय हाइड्रोजन सल्फाइड या H2S का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल इन्होंने ये सिद्ध किया कि जो है कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो पानी नहीं प्राप्त करते हैं, पानी को नहीं यूज करते हैं, उसके बजाय जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करते हैं। तो ये जो है कुछ इतिहास के बारे में हो गया। अब प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड कुछ हम जो है पहले महत्वपूर्ण फैक्ट्स को जान लें, फिर हम जो है आते हैं इसकी लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, फोटोसिस्टम, सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। तो पौधों द्वारा अवशोषित जल का जो 1 से 2% भाग है वही प्रकाश संश्लेषण और अन्य मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में यूज होता है। मतलब जो प्रकाश संश्लेषण है वो पौधे का बहुत ज़्यादा पानी नहीं यूज करता है। ज़्यादा मैक्सिमम पानी तो जो है इसका जो है वेपर फॉर्म में उड़ जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है मात्र 1 से 2% जो है पानी के भाग में ही ये प्रोसेस पूरा हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण में स्पेक्ट्रम की प्रयुक्त की तरंगदैर्घ्य, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। 400 से 700 नैनोमीटर के मध्य होती है तथा इसे फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन या PAR के नाम से जानते हैं। कभी कभी PAR का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो PAR मतलब फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जो कि 400 से 700 नैनोमीटर जो है होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की सबसे ज़्यादा जो प्रभावी तरंगदैर्घ्य होती है, जो प्रकाश की सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वेवलेंथ होती है, वो क्या होती है? लाल और नीला। सबसे ज़्यादा लाल मतलब प्रभावी का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि लाल प्रकाश में सबसे ज़्यादा जो है फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी। उसके बाद जो है नीले रंग। प्रकाश संश्लेषण में हरा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है। यानी ये सब समझ लीजिए, ऐसे फैक्ट हैं जो सीधे सीधे क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं। फोटोसिंथेसिस में जो ग्रीन लाइट होती है उसमें जो है मिनिमम फोटोसिंथेसिस होती है, यानी फोटोसिंथेसिस के लिहाज से उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। पीला व अवरक्त प्रकाश, इंफ्रारेड और येलो लाइट जो है, इन दोनों में कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, इसको भी याद रखिएगा। और हरे में सबसे कम होती है। तो सबसे ज़्यादा किस में होती है? सबसे ज़्यादा जो है लाल में होती है। विभिन्न तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ के प्रभाव के संबंध में अधिकतम प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? रेड लाइट में, लाल प्रकाश में। और दूसरा जो है अधिकतम कौन सा होता है, यानी सेकेंड हाईएस्ट इफेक्टिव वेवलेंथ कौन सी होती है? नीला प्रकाश, ब्लू लाइट।
क्लोरोफिल लाल प्रकाश की अपेक्षा जबकि नीला लाइट जो है ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, लेकिन उसके बावजूद सर्वाधिक जो है प्रयोग वो रेड लाइट का ही कर पाता है। ये भी एक फैक्ट है। पृथ्वी पर जो इतना भी प्रकाश संश्लेषण होता है, इसका 90% जो भाग है वो जलीय पौधे व शैवालों के द्वारा होता है, जिसमें फाइटोप्लैंक्टन्स भी शामिल हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं। एल्गी पादप जगत के सबसे सरल जीव होते हैं जो प्रायः जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है ऑटोट्रॉपिक नेचर में होते हैं। शैवाल ताजे जल में, समुद्र में, आर्द्र मृदा में, पेड़ों, चट्टानों आदि पर पाए जाते हैं। यानी जो है इनका जो स्प्रेड होता है बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड ही होते हैं। और विश्व का लगभग 75% जो ऑक्सीजन है ये शैवालों के द्वारा ही यानी एल्गी के द्वारा ही उत्पादित किया जाता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़े भूभाग में और सबसे ज़्यादा जो है ये समुद्र में पाए जाने के कारण जो है सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस में जो है ये ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं। 30 से 35 डिग्री जो तापमान होता है डिग्री सेल्सियस, ये जो है फोटोसिंथेसिस के लिए उच्चतम अवस्था है, मतलब इस पर जो है सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो सकती है। पृथ्वी के कुल प्रकाश का 2 से 3% भाग का उपयोग प्रकाश संश्लेषण क्रिया में होता है। कहा जाता है ना कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की जो है रोशनी आवश्यक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सूर्य की बहुत ज़्यादा जो है रोशनी की ज़रूरत होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। जो टोटल जो है 100% अगर हम मान लें कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे आ रहा है, उसमें से मात्र 2 से 3% सूर्य का प्रकाश ही जो है इस क्रिया में खपत होती है उसकी। अब इसी पे आधारित एक इमर्सन समृद्धि प्रभाव है या इमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट है। तो रॉबर्ट इमर्सन एक जो है बायोलॉजिस्ट साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1955 में ये निष्कर्ष निकाला था कि छोटी एवं लंबी तरंगदैर्घ्य यानी छोटी और लंबी तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अगर हम एक साथ प्रयोग करें, यानी जो है शॉर्ट वेव का और लॉन्ग वेव जो है वेवलेंथ का, दोनों का अगर हम एक साथ यूज करें तो प्रकाश संश्लेषण की ये दर को बढ़ा देता है। क्या होता है? दर बढ़ जाएगी। इसे इमर्सन इन्हांसमेंट इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। और इमर्सन ने प्रकाश संश्लेषण की दर में एक तीव्र कमी को तब देखा जब इन्होंने 680 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य, जो कि स्पेक्ट्रम का कौन सा क्षेत्र होता है? रेड। 680 कौन सा होता है? रेड, लाल के एक वर्णी प्रकाश को अकेले प्रयुक्त किया। अगर जो है 680 नैनोमीटर जो है वेवलेंथ के एक वर्णी प्रकाश का जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तब इन्होंने देखा कि फोटोसिंथेसिस में एकदम से जो है गिरावट हुई। इसी को रेड ड्रॉप भी कहा जाता है। यानी कुल मिलाकर जो है जो स्पेक्ट्रम का फॉल होना चाहिए वो पूरा होना चाहिए। अगर हम एक वर्णी प्रकाश डालेंगे, भले ही वो रेड हो, 680 नैनोमीटर वाला ही हो, लेकिन वो जो है उससे प्रकाश संश्लेषण ऑप्टिमम लेवल पर नहीं होगा। अब एक और टर्मिनोलॉजी आती है, क्वांटम लाभ। क्वांटम लाभ क्या है या क्वांटम यील्ड क्या है? तो ऑक्सीजन के अणुओं की वो संख्या जो प्रकाश क्वांटा के अवशोषण के पश्चात मुक्त होती हैं, उसे हम क्वांटम यील्ड के नाम से जानते हैं। इसको याद रखिएगा। इस तरह का सीधा फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि क्वांटा यील्ड में को कैसे नापते हैं या वो क्या होता है। तो ऑक्सीजन के जो है मॉलिक्यूल्स की वो संख्या जो प्रकाश क्वांटम के अवशोषण के पश्चात मुक्त होते हैं, रिलीज होते हैं, उन्हें जो है क्वांटम लाभ या क्वांटम यील्ड के नाम से जानते हैं। अब शुरुआत होती है, क्योंकि अब हम धीरे धीरे जो है रिएक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो प्रकाश संश्लेषी इकाई या फोटोसिंथेटिक यूनिट क्या होता है? तो वर्णक अणुओं का सबसे छोटा जो समूह होता है, जो प्रकाश रासायनिक क्रिया अथवा प्रकाश ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन में भाग लेता है। इसमें एक प्रकाश केंद्र होता है, यानी जिसको हम फोटो सेंटर कहते हैं, या इसी को हम रिएक्शन सेंटर भी कहते हैं, अभिक्रिया केंद्र भी कहते हैं, जिसमें लगभग 200 हार्वेस्टिंग पिगमेंट अणु होते हैं।
फोटोसेंटर में विशिष्ट क्लोरोफिल ए जो है अणुओं के डायमर P700 और P680 कौन कौन से, ये क्लोरोफिल ए के ही डायमर हैं P700 और P680 ये होते हैं। चलिए घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। ये क्या है, सूर्य के प्रकाश से हमको फोटॉन्स मिल रहा है, एक बहुत बेसिक जो है। और ये क्या है, ये सभी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स है। पिगमेंट मॉलिक्यूल्स मतलब क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल के कई सारे प्रकार होंगे, उसके अलावा कैरोटीनॉइड्स भी होंगे। कैरोटीनॉइड्स में जो है ज़ैंथोफिल भी होंगे, कैरोटीन भी होंगे, सब कुछ होगा। तो जो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो आपको यहाँ पर इस तरह से दिखाए जाते हैं। फोटॉन जो सूर्य के द्वारा प्रकाश आ रहा है वो कहाँ पर, क्लोरोफिल के अणुओं पर आपतित हो रहा है। और ये जो लगभग 200 क्लोरोफिल या पिगमेंट मॉलिक्यूल्स का एक समूह है, इसको हमने क्या कहा, इसी को हमने अभिक्रिया केंद्र या रिएक्शन सेंटर कहा, जहां पर सूर्य का प्रकाश आएगा और एक निश्चित जो है वेवलेंथ का प्रकाश वहां पर अवशोषित किया जाएगा। अवशोषण के पश्चात जो है वहां पर एक जो है वो एक्टिविटी बढ़ेगी और ऊर्जा का अवशोषण करके इलेक्ट्रॉन वहां से जो है रिलीज होगा और फोटो सिस्टम जो है 1 और 2 के माध्यम से लाइट रिएक्शन शुरू हो जाएगी। तो आगे इसको अभी हम और समझते हैं। हार्वेस्टिंग अणु प्रोटीन आधारित सम्मिश्रण का निर्माण करते हैं जिसे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यहाँ पर आप नाम से ही समझ सकते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स यानी प्रकाश को हार्वेस्ट करने वाला, प्रकाश को कैप्चर करने वाला एक कॉम्प्लेक्स। तो LHC आगे हम जब भी डायग्राम देखेंगे उसमें ये टर्म लिखा होगा LHC, इसीलिए मैं आपको ये टर्मिनोलॉजी से परिचय करा रहा हूं जिससे आप चीज़ों को समझ सकें। तो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण इकाइयां या फोटोसिंथेसिस यूनिट दो स्पष्ट समूहों में पाई जाती हैं जिन्हें हम फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम कहते हैं। अब ये जो दो फोटो सिस्टम होते हैं, फोटोसिंथेटिक यूनिट्स होती हैं, इनको जो है PS1 और PS2 के नाम से जानते हैं। PS1 में क्लोरोफिल ए अधिक होता है। अभी थोड़ा सा जो है जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं उन चीजों को समझिएगा। जो फोटो सिस्टम 1 होता है उसमें क्लोरोफिल ए अधिक होता है और जबकि क्लोरोफिल बी एवं कैरोटीनॉइड्स वहां पर अपेक्षाकृत कम होते हैं। PS2 फोटो सिस्टम 2 जो होता है इसमें क्लोरोफिल ए एवं क्लोरोफिल बी समान मात्रा में होते हैं। क्या डिफरेंस हो गया दोनों में क्लोरोफिल के लेवल पर कि PS1 में क्लोरोफिल ए ज्यादा होता है, क्लोरोफिल बी कैरोटीनॉइड्स जो है कम होते हैं। लेकिन जो PS2 होता है, फोटो सिस्टम 2 होता है, इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों जो है बराबर मात्रा में होते हैं तथा कैरोटीनॉइड अंश PS1 की तुलना में अधिक होता है। यानी PS2 में कैरोटीनॉइड वाला जो शेयर है, अंश है, वो भी ज्यादा होता है। अब PS1 PS2 अभिक्रियाएं कहां पर होती हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसको आपको समझना होगा। तो PS1 जो होता है, फोटो सिस्टम 1 जो होता है, अभिक्रिया केंद्र या इसमें जो रिएक्शन सेंटर होता है वो क्या होता है, P700। चलिए थोड़ा सा आप एक डायग्राम देख लीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। पहले मैं आपको डायग्राम ही दिखा देता हूं। ये जो है जब अभी हम इस पे पहुंचेंगे, अभी ये जो है हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। ये क्या है, दो फोटो सिस्टम्स हैं। फोटो सिस्टम 2 इधर है, फोटो सिस्टम 1 उधर है। फोटो सिस्टम 1 में जो अणु होता है क्लोरोफिल का वो क्या होता है, P700 होता है और ये P680 होता है। ये इनका ये नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि ये इस तरह की प्रकाश को जो है कैप्चर करते हैं, इसी वेवलेंथ की। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 इसका जो है, इसमें जो रिएक्शन सेंटर होता है वो किस किस नाम से होता है। तो PS1 में P700 होता है और PS2 में ये P680 होता है। PS1 जो होता है, फोटो सिस्टम 1, ये कहां पर संपादित होती हैं। हमने बात की थी जब हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देख रहे थे, जो थैलाक्वाइड्स थे। थैलाक्वाइड्स
यानी कि जो सिक्के की तरह की आकृतियां थी, एक के ऊपर एक अरेंज थी इस तरह से, जिसको बाद में हमने कहा कि ये ग्रैना है। लेकिन एक सिक्के को हमने क्या कहा था, इसको हमने थाइलेक्वाइड कहा था। तो जो थाइलेक्वाइड की ऊपरी सतह है, अगर हम इसको भी अंदर से इसका इलेक्ट्रॉन डायग्राम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में, तो जो ऊपरी सतह है उसमें जो है फोटो सिस्टम 1 जो है वहाँ पर संपादित होता है, और फोटो सिस्टम 2 जो होता है, जिसको हम PS2 कहते हैं, ये इसका रिएक्शन सेंटर P680 होता है, और ये थाइलेक्वाइड्स के अंदरूनी सतह पे यानी इनर सरफेस में होता है। तो ये दो बेसिक चीज़ें याद रखिएगा कि जो ऊपरी सतह है उस पे PS1 होता है, फोटो सिस्टम 1 वहाँ पर अभिक्रिया संपादित होती है। जो अंदर की तरफ जो है इसकी लेयर होती है उसमें PS2 अभिक्रिया होती है। मुझे लगता है इतना आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए मैं बहुत ही इत्मीनान से चल रहा हूँ, ज़्यादा जल्दी आपको नहीं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो फिर अब हम बात करते हैं, फोटो सिस्टम तक तो हम पहुँच गए, अब हम असली बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपसे सीधा सवाल पूछा जा सकता है। तो फोटोसिंथेसिस इज अ एनाबॉलिक प्रोसेस। ये क्या है, ये एक एंजाइम नियंत्रित यानी एंजाइम कंट्रोल एनाबॉलिक प्रोसेस है, जिसमें क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, जल यानी H2O, ऊर्जा के स्रोत के रूप में सूर्य का प्रकाश, इनकी सहायता से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है। कार्बनिक यौगिक मतलब ग्लूकोज, स्टार्च इत्यादि। तो जब हम पूरा फोटोसिंथेसिस, जिसमें जो है लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन सब इंक्लूड कर लेते हैं, और उसके बाद हम अंत में क्या पाते हैं, अगर हम फोटोसिंथेसिस को एक रिएक्शन में जो है आपसे बात करना चाहें तो वो एक रिएक्शन क्या होगी, वो एक रिएक्शन है ये, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु, पानी यानी जल के H2O के वाटर के 12 अणु, क्लोरोफिल के अंदर कई सारे एंजाइम्स की मदद से, विकिरण ऊर्जा की सहायता से यानी सोलर रेडिएशन की सहायता से किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में। प्लस हमको क्या मिलता है, पानी मिलता है 6, और ऑक्सीजन के जो है 6 मॉलिक्यूल जो है बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो है इसको समझने का सबसे सिंपल तरीका है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और इसी पूरी रिएक्शन को प्राप्त करने के लिए आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रकाश संश्लेषण 2 स्टेजेस में होता है। पहली जो है होती है प्रकाश रासायनिक, जिसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसके लिए क्या हो जरूरी है, इसके लिए जो है सनलाइट जरूरी है। सूर्य के प्रकाश के बगैर ये जो है अभिक्रिया नहीं हो सकती है। और दूसरी अभिक्रिया होती है जैव संश्लेषी, इसको हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये अंधेरे में होती है, या यूं कह लीजिए कि इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। इसको बायोसिंथेसिस भी कहते हैं, इसको बायोजेनेसिस भी कहते हैं, या इसको एनाबॉलिज्म भी कहते हैं। तो इसके बहुत सारे नाम हैं। अब अगर हम पूरी प्रकाश संश्लेषण को एक चित्र में समझना चाहें तो वो चित्र ये है। वातावरण से हमने पानी ले लिया, सूर्य का हमने प्रकाश ले लिया, ये क्या है, ये फोटो सिस्टम्स हैं। सबसे पहले जो है इसी में मान लीजिए ये क्लोरोफिल के अंदर जो है क्या है, PS1 और PS2 हैं। क्योंकि बोलने को हम भले जो है फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 कहते हैं, लेकिन दोनों आपस में लिंक होते हैं और बिना लिंक हुए काम नहीं चल सकता है। तो प्रकाश क्रिया विधि जो है यानी फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2, अब ये क्या करेगा, हमने कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लिया, पहले हमने जो है केवल पानी लिया, क्योंकि पानी कार्बन डाइऑक्साइड का रोल आता है केल्विन साइकिल में। लेकिन जो प्रकाश क्रिया विधि है जो PS1 PS2 है, जिसमें फास्फोराइलेशन होता है, उसमें जो है पानी अपघटित होता है और सूर्य के प्रकाश में क्या हमको मिलता है, ATP मिलता है और NADPH मिलता है। ये ATP और NADPH क्या करता है,
ये इंटर करता है केल्विन साइकिल में और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है। सारी प्रक्रिया केवल कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए होती है। एटीपी और NADPH जो वहां से प्राप्त होता है फोटोसिस्टम 1 और 2 के थ्रू जो है जब हम केल्विन साइकिल में जाते हैं तो केल्विन साइकिल से हमको फिर NADP प्लस और ADP प्लस PI प्राप्त होता है, ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है और अंतिम उत्पाद के रूप में हमको क्या मिल जाता है, शुगर, ग्लूकोज या स्टार्च मिल जाता है। तो ये जो है एक सिंपलेस्ट तरीका है इन दोनों अभिक्रियाओं को समझने का। अब सबसे पहले हम पहली रिएक्शन जिसको हम लाइट रिएक्शन कह रहे हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कह रहे हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो लाइट रिएक्शन या इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन या इसको हिल अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि हिल साइंटिस्ट के द्वारा जो है इसकी जो है पूरी व्याख्या की गई थी। तो ये कहाँ पर होती है, थाइलाकॉइड के अंदर होती है। ये हमने पहले बात कर ली कि जो है जो लाइट रिएक्शन होती है वो थाइलाकॉइड्स में होती है और जो डार्क रिएक्शन होती है वो कहाँ पर होती है, वो स्ट्रोमा में होती है। तो थाइलाकॉइड्स के अंदर होती है, विशेष रूप से ग्राना क्षेत्र में, और प्रकाश रासायनिक चरण प्रकाश पर निर्भर होता है, यानी बिना प्रकाश के ये संभव ही नहीं है। इस प्रावस्था का कार्य उपचयित सह एंजाइम NADPH एवं ऊर्जा से भरपूर ATP अणुओं वाली स्वांगीकृत शक्ति को निर्मित करता है। जैसा हमने पीछे देखा ना जो डायग्राम में कि ये क्या करता है, NADPH और ATP इसे जनरेट करता है, उसी की ऊर्जा से जो है आगे जाके केल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है। अब लाइट रिएक्शन जो है इसको भी हमने जो है 2 चरणों में बांटा है, लेकिन ये 2 चरण जो है आपस में स्वतंत्र ना होकर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। पहले को हमने कहा फोटोसिस्टम 1, जिसकी हम पीछे चर्चा करते आ रहे हैं, PS1 बोला हमने। दूसरा हमने कह दिया फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 1 साइक्लिक फास्फोराइलेशन होता है, साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है जो इलेक्ट्रॉन है वो उत्सर्जित होकर उसी साइकिल में चक्कर लगाता है, अभी आगे हम समझेंगे। और फोटोसिस्टम 2 में ये नॉन साइक्लिक होता है, क्योंकि वो उस साइकिल को फॉलो ना करते हुए वो आगे बढ़ जाता है, फोटोसिस्टम 1 में चला जाता है। तो सबसे पहले हम फोटोसिस्टम 1 की बात करते हैं, जिसमें क्लोरोफिल का जो है कौन सा रिएक्शन सेंटर होता है, P700 होता है। तो ये सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश आप देख रहे हैं इस पे पड़ा, सूर्य का प्रकाश पड़ा तो क्लोरोफिल में जो है उत्तेजना बढ़ी तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकला उत्तेजित होकर। जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ा दी जाती है, आप बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी तो उसमें जो है जो अंदर ऑर्बिट्स होते हैं उसमें जो है वो ऑर्बिट से निकल के बाहर आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन कहाँ निकला, बाहर हुआ। फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसमें होता है, उसने जो है उस जो है ऊर्जावान यानी इनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का रिसेप्टर है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो फिर कहाँ चला गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। अब ये बहुत ही बड़ा चैनल होता है, इसमें जो है कई सारे जो है वो पाए जाते हैं स्टेप्स जो है, तो हम इसके अंदर जो है घुसने का प्रयास नहीं करेंगे। सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में होता क्या है, ADP प्लस IP यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ मिलकर क्या बन जाता है, ATP बन जाता है। ठीक है, तो ये जो है फोटोसिस्टम 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब फोटोफास्फोराइलेशन, हमने एक टर्म यूज किया था ना कि फोटोफास्फोराइलेशन है क्या। तो अगर आपसे इसकी कोई परिभाषा पूछ ले या विकल्प देकर पूछ ले तो आप इसके बारे में क्या बताएंगे। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ATP का जो निर्माण हो रहा है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का जो निर्माण हो रहा है ADP से ATP तो बन रहा है, आपने पीछे देखा ADP प्लस PI क्या बन गया, ATP बन गया। और इसमें इन्वॉल्व क्या है, यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS के थ्रू जो है
ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एडीपी से मिलकर एटीपी बन गया। तो एटीपी का जो निर्माण है सूर्य के प्रकाश में, क्लोरोप्लास्ट में, यही कहलाता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब इसमें एक टर्म आया था साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो फास्फोराइलेशन की वह प्रक्रिया जिसमें उत्तेजित फोटोसेंटर द्वारा निकला हुआ इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर्स की एक श्रेणी से गुजरने के पश्चात उसी में वापस आ जाता है। देखिए आप फोटो सिस्टम 1 में ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला था ये किसी और जगह नहीं गया, ये जो है यहां से गया और यहीं पर फिर अपने ही सिस्टम में वापस आ गया। तो ये क्या हो गया, ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो गया। और वहीं पर अगर हम नॉन साइक्लिक जो है फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करेंगे तो इस फास्फोराइलेशन की सामान्य प्रक्रिया में उत्तेजित प्रकाश केंद्र से जो निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है वो वापस नहीं लौटता है। अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन फोटोसिस्टम 1 एवं 2 के संयोजन में ही पूर्ण होता है, क्योंकि ये जो है किस में पाया जाता है, PS2 में पाया जाता है। जल के प्रकाश अपघटन के दौरान मुक्त इलेक्ट्रॉन को P680 कहलाने वाले फोटोसिस्टम 2 के प्रकाश केंद्र के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। फिर यह तब निष्कासित होता है जब प्रकाश केंद्र ऊर्जा को अवशोषित करता है। यानी कि आप देख रहे हैं कि फोटो सिस्टम 1 जो था, पहले इसी को देखिए, फोटो सिस्टम 1 में जो है पानी का कोई रोल नहीं है। अभी हम इसको एक साथ भी देखेंगे, यहां पर पानी का कोई रोल नहीं है। सीधे P700 पर प्रकाश गिरा और ऊर्जा बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन अवशोषित हुआ, एटीपी से एडीपी बना, इलेक्ट्रॉन वापस जो है रिलीज होकर वहीं पर आ गया। यहाँ पर पानी का कोई रोल नहीं है, यानी यहाँ पर जो है PS1 में फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होता। फोटोलिसिस मतलब प्रकाश के द्वारा जल का अपघटन, हिंदी में समझिए, प्रकाश के द्वारा जल का अपघटन। जल किसमें किसमें टूटेगा, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, आगे हम देखेंगे। लेकिन जो PS2 होता है ये क्या करता है, यहां पर फोटोलिसिस होती है, यहां पर जो है पानी टूटता है। अब यहां पर समझिए, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। देखिए ये फोटो सिस्टम 1 था जिसको हमने लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जिसमें P700 था, अभी हमने इसकी जो है बात पीछे की। फोटो सिस्टम 2 जो है, यहां पर जो है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में जो है कौन सा रिसेप्टर है, P680 है। और यहीं पर जो है पानी टूटा, पानी के फोटोलिसिस, देखिए ये प्रकाश आपतित हुआ P680 पर, इसमें पानी भी इन्वॉल्व है। H2O जो है वो टूटा, 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाले, 2 हाइड्रोजन के आयन और आधा जल आधा ऑक्सीजन ये निकाला। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, ये गया लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि इसकी ऊर्जा बढ़ी हुई है, इसको रिसीव कर लिया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने, यानी इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही जो पिगमेंट वो जो उसमें वो है, उसने जो है यौगिक ने इसको ग्रहण कर लिया। अब P680 से इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के पास में। इसके बाद ये भी कहां गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, यानी ETS में ये पहुंच गया। ETS में ADP प्लस IP से क्या बना दिया इसने, ATP बना दिया। अब इसका इलेक्ट्रॉन किसका, फोटो सिस्टम 2 का, ध्यान दीजिएगा यहां पर फोटो सिस्टम 2 का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पे वापस नहीं आ रहा है। इसको आपने देखा, ये यहां पर वापस नहीं आ रहा, ये कहां जा रहा है, ये जा रहा है PS1 में, फोटो सिस्टम 1 में जा रहा है। ATP के निर्माण के बाद जो है ये फोटो सिस्टम 1 में यहां पर जा रहा है P700 पर। तो यहां पर आप देख रहे हैं एक जेड शेप स्ट्रक्चर बना हुआ है इलेक्ट्रॉन का। यहां से पानी के टूटने से यानी फोटोलिसिस ऑफ वाटर से इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति हुई, ऊपर गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास में इलेक्ट्रॉन, फिर आया कहां पर, LHC में यानी P700 फोटो सिस्टम 1 वाले पे, फिर ये ऊपर गया। अभी आगे की कहानी आगे समझेंगे। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसका नाम
जेड स्कीम लाइट रिएक्शन क्यों रखा गया है? क्योंकि ये जो संरचना है ये जेड है, जेड बना रही है, तो इसीलिए इसको नॉन साइक्लिक भी कहा गया। जो PS2 में जो है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो नॉन साइक्लिक है। अगर साइक्लिक होता तो 680 से ही इलेक्ट्रॉन निकलकर वापस 680 पे आ जाना चाहिए था, लेकिन ये 680 से इलेक्ट्रॉन तो निकला लेकिन ये पहुंच गया P700 में, यानी फोटो सिस्टम 1 में चला गया। और फोटो सिस्टम 1 में जाने के बाद अगले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर द्वारा इसको ले लिया गया। अब यहाँ से NADPH और NADP+ बन गया और ATP यहाँ बना ही हुआ है, और ये सब कहाँ चला जाएगा? ये सब चला जाएगा कैल्विन साइकिल में, या जिसको हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। ठीक है, बाकी इसमें बहुत सारे बीच में भी प्रोसेस हैं, इतना सिंपल ये नहीं है जितना सिंपल यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन चूंकि आपको जिस स्तर तक पढ़ना है उसके लिए ये बहुत है। तो 2-3 चीजें यहां पर ध्यान रख लीजिए। फोटोसिंथेसिस से अगर कोई डीप क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 में क्या अंतर है। फोटो सिस्टम 1 जो है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है, क्योंकि इसमें जो है जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता है उसी में, और फोटो सिस्टम 2 में जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो फोटो सिस्टम 1 में पहुंच जाता है। तो क्या होता है, ये नॉन साइक्लिक हो जाता है वहां, यानी वो साइकिल वहां पर ब्रेक हो रही है। फोटो सिस्टम 1 में P700 होता है रिएक्शन सेंटर में, लेकिन यहाँ पर फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होता है। P680 वाले फोटो सिस्टम 2 में फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, और वाटर के फोटोलिसिस से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वही यहाँ पर जो है यहाँ पर इस प्रक्रिया को शुरुआत देते हैं, और ये जो है जेड शेप का होने के कारण इसको जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन कहते हैं। अब हम डार्क रिएक्शन की बात कर लें। अगर आप लाइट रिएक्शन समझ गए हैं तो चलिए डार्क रिएक्शन की भी बात कर लेते हैं। डार्क रिएक्शन में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ उसका नाम ही डार्क रिएक्शन है। अब इसके कई सारे और नाम भी हैं, इसको बायोसिंथेसिस या बायोजेनेसिस या एनाबॉलिज्म तो कहते ही हैं। तो इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन प्रकाश रासायनिक क्रिया के दौरान उत्पन्न स्वांगीकृत शक्ति जो है क्या थी, उसमें ATP थी, NADPH था। ये कहाँ से आया? ATP और NADPH कहाँ से आ रहा है, बस ये आपको ध्यान रखना है। तो आप इन दोनों के कनेक्शन को कभी नहीं भूलेंगे। ये आ रहा है आपका लाइट रिएक्शन से आ रहा है, जो अभी आपने PS1 और PS2 पढ़ा वहां से ये निकल कर आ रहा है। तो जैव संश्लेषी या अप्रकाश अवस्था में 2 जो है चक्र होते हैं मेनली, एक कैल्विन चक्र एवं और दूसरा होता है C4 डाइकॉक्सिल चक्र। तो सबसे पहले हम कैल्विन साइकिल की बात करते हैं। कैल्विन साइकिल को हम क्या कहते हैं? C3 साइकिल भी कहते हैं। और एक और साइकिल होता है C4 जो सभी प्लांट्स में नहीं पाया जाता है, उसके आधार पर पौधों को C3 C4 में बांटते हैं। वो होता क्यों है? जो उनके प्राइमरी रिसेप्टर्स होते हैं उनके आधार पर वो होता है। तो कैल्विन साइकिल क्या है? द साइकिल वॉज डिस्कवर्ड इन 1950 बाय मेल्विन कैल्विन, जेम्स बैसमैन एंड एंड्रयू बेंसन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ब्रेकली बाय यूजिंग द रेडियोएक्टिव आइसोटोप कार्बन 14। तो ये इसकी डिस्कवरी के बारे में हो गया, इसी के नाम पर इनका नाम रख दिया। मेन जो है साइंटिस्ट जो है मेल्विन कैल्विन थे, तो इन्हीं के नाम पे इसको शॉर्ट में हम कैल्विन साइकिल कहने लगते हैं। विशिष्ट एंजाइमों द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रियाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से ATP एवं NADPH की उपस्थिति में, और ये ATP और NADPH कहाँ से आ रहा है? लाइट रिएक्शन से। उपस्थिति में कार्बन का स्थिरीकरण यानी कार्बन का यहाँ फिक्सेशन होता है, और ये कार्बन कहाँ से आ रहा है? ये कार्बन आ रहा है CO2 से, इसी का फिक्सेशन होता है कैल्विन साइकिल में। यही पूरी कहानी है, और इसका जो है ग्लूकोज में परिवर्तन हो जाता है कार्बन फिक्सेशन से, इसी को हम कैल्विन साइकिल कहते हैं। तो ये सबसे सिंपल तरीका है अगर आपको कैल्विन साइकिल डिस्क्राइब करना हो। अब इसका पहला उत्पाद क्या होता है? हमने एक टर्म यहाँ यूज किया था ना, C3 चक्र। तो C3 और C4 प्लांट्स होते हैं। C3 को C3 ही क्यों कहते हैं? इसको C1 क्यों नहीं कहा?
या इसको सी चक्र का नाम क्यों नहीं दिया? तो C3 इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका मतलब है कार्बन 3। केल्विन साइकिल का जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है उसमें 3 कार्बन पाया जाता है, उसका नाम क्या है? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसमें 3 कार्बन होता है और यह प्रकाश संश्लेषण का पहला स्थायी उत्पाद है। चूंकि इस केल्विन साइकिल का पहला स्थायी उत्पाद या पहला स्टेबल प्रोडक्ट 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है जिसमें 3 कार्बन है, इसीलिए इसको हमने कहा C3 साइकिल। और C4 साइकिल में जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो C4 होता है, कार्बन 4 वाला होता है। अभी उसको आगे देखते हैं। तो केल्विन चक्र को 3 प्रस्थाओं में विभाजित किया जाता है। केल्विन चक्र एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन अगर उसको 3 बड़े मेजर स्टेप्स में समझना हो तो उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है कार्बोक्सिलीकरण, यानी कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड टूटती है और कार्बन का फिक्सेशन होता है। दूसरा होता है रिडक्शन रिएक्शन, जिसको आप चयन कहते हैं। और तीसरा होता है RUBP यानी राइबोलेज 1,5 बाईफॉस्फेट, जिसको RUBP साइड में कहते हैं। इसका रीजनरेशन। RUBP क्या होता है? ये एंजाइम होता है जो रिसेप्टर होता है। आगे समझते हैं इसको। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आपके सामने डायग्राम है जो NCERT का डायग्राम है। और अगर आप जो है कहीं थोड़ा सा भी स्टैंडर्ड और हायर किताब देखने लगेंगे, MP कौशिक या कोई और, तो इतने सारे उसमें स्टेप है कि आप इस बात को याद नहीं रख पाएंगे। फिलहाल केवल हमको समझना है कि ये चक्र क्या है। आप यहां पर देख रहे हैं 3 बातें हो रही। एक तो कार्बोक्सिलेशन, ये पहला इस चरण का चरण है। यहां पर क्या हो रहा है? ये पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जल इसको यहां पर ले आए। यहां पर राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट है और इसकी उपस्थिति में इसके अलावा ATP और NADPH, ये कहां से आया? ये आया हमारा लाइट रिएक्शन से, वो इसमें ऐड हो गया। तो कार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया हुई और पहला उत्पाद बन गया 3-फॉस्फोग्लिसरेट, जिसमें क्या है? 3 कार्बन है, इसीलिए इसको C3 साइकिल भी कहा जाता है। ये सिंपल बात हो गई। फिर अब रिडक्शन हो गया। ADP और NADPH जो है कन्वर्ट हो गए। ATP और NADPH जो हम लाए थे कहां से? लाइट रिएक्शन से लाए थे, वो ADP में और फॉस्फेट उसका अलग हो गया और NADP प्लस बन गया। तो रिडक्शन हो गया यानी उसका हाइड्रोजन निकल गया और ATP से ADP भी बन गया। तो ये क्या बन गया? ट्रायोज फॉस्फेट बन गया, जो कि जो है दूसरा स्थायी प्रोडक्ट है। और इसी ट्रायोज फॉस्फेट से सुक्रोज और स्टार्च बनता है, जिसको हमने कहा कि पौधे का भोजन, और वो पौधे का भोजन सभी के लिए भोजन। फिर ये चला गया। अब यहां पर रीजनरेशन हो रहा है किसका? RUBP का। जो RUBP जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था वो वापस रीजनरेट हो गया। ATP जो है फिर से जो है टूट के ADP में चेंज हो गई और ये हमारा तीसरा स्टेप था। तो ये हमारा जो है केल्विन साइकिल है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब केल्विन साइकिल में क्या इनपुट और क्या आउटपुट हम प्राप्त करते हैं, ये अक्सर पूछा जाता है। तो इनपुट हमारा होता है 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु इसमें अंदर जाते हैं, 18 ATP यहाँ पर जो है यूज होते हैं और 12 NADPH यूज होते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको कम लग रहा है, लेकिन आप जब फुल साइकिल देखेंगे तो आपको जगह जगह कहाँ पर ATP ADP में चेंज हो रही है, कहाँ NAD NADPH में और NADPH टूट के NADP बन रहा है, वो आपको बहुत विस्तृत तौर पे दिखेगा। तो इतना सब हमने लगाया, ये हमारी जो है पूंजी है इस साइकिल में। हमने पाया क्या? हमको ग्लूकोज का एक अणु मिल गया, 18 ADP मिल गए, 12 NADP मिल गए। यानी जितना हमने इनपुट किया था ADP के मामले में और NADP तो बराबर है। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड करके 6 कार्बन डाइऑक्साइड खर्च करके हमने क्या प्राप्त किया? 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो केल्विन साइकिल को आप अगर जो है अभिक्रिया के तौर पर, रिएक्शन के तौर पर देखना चाहें तो 6 RUBP
राइबोलोज बाइफॉस्फेट, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 18 एटीपी का खर्चा हुआ, 12 NADPH लगे, मिला क्या 6 RUBP। क्यों? क्योंकि RUBP जो होता है ये यहाँ पर रीजनरेशन हो जाता है उसका, ये वापस आ जाता है, ये कहीं खपत नहीं होती है उसकी, ये जो है वापस आ जाता है। हमको ग्लूकोज मिल गया 1 अणु, 18 ADP प्राप्त हो गए, और जब ADP बना है यानी उसका फॉस्फेट जो है अलग हुआ है, तो फॉस्फेट अलग मुक्त अवस्था में 18 जो है फॉस्फेट निकल आए और 12 NADP प्लस आ गए, क्योंकि यहाँ पर जो है ये क्या है, हाइड्रोजन इससे अलग होगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, H हट जाएगा। तो ये जो है केल्विन साइकिल का जो है पूरा सम ऑफ रिएक्शन है। अब हमने बात की थी C3 और C4 प्लांट, 2 तरह के प्लांट होते हैं। फोटोसिंथेसिस हमारा वहां कंप्लीट हो गया, लेकिन C4 के बारे में भी हमको जानना चाहिए। तो हैच एंड स्लैक ने अनेक उष्णकटिबंधीय पौधों, एक बीजपत्री यानी मोनोकॉटिलीडन्स, कुछ जो है डाइकॉटिलीडन्स यानी द्विबीजपत्री, जैसे कि मक्का में, गन्ना में, गेहूं में, एट्रिप्लैक्स में, एमेरंथस में CO2 के फिक्सेशन की एक नियमित विधि खोजी। तो ये कुछ नाम याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है विच ऑफ एमंग इज अ C4 प्लांट और अ C3 प्लांट। तो दोनों तरह से आपको तैयार होना होगा। और एक चीज जान लीजिए, 90% से ज्यादा 95% जो है प्लांट्स जो है वो C3 ही होते हैं, C4 प्लांट्स जो है बहुत ही कम होते हैं। तो ये C3 और C4 हमने भी बात की थी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा है, कार्बन का फिक्सेशन हो रहा है केल्विन साइकिल में, तो जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है वो क्या बना, इस पर डिपेंड करता है कि वो C3 है या C4 है। अगर 4 कार्बन वाला कंपाउंड बन रहा है पहला स्टेबल, तो वो C4 प्लांट हो गया। अगर 3 कार्बन वाला स्टेबल कंपाउंड है तो वो C3 हो गया। तो इन पौधों का प्रथम स्थायी प्रकाश संश्लेषी उत्पाद जो है 4 कार्बनिक यौगिक वाला क्या है, ऑक्सैलोएस्टिक एसिड, जिसको हम लोग कहते हैं OAA, ऑक्सिलोएस्टिक एसिड, या इसको ऑक्सैलोएसीटेट भी कहा जाता है। तो ये पहला इसका स्थायी उत्पाद होता है जिसमें 4 कार्बन होते हैं। इसमें CO2 के आरंभिक फिक्सेशन के लिए, स्थिरीकरण के लिए एंजाइम कौन सा होता है, पेप्केज, और ये बंडल शीथ की कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट एग्रेनेल होते हैं। ATP का यहाँ पर जो है क्या होता है, साइक्लिक फास्फोराइलेशन होता है, उसके द्वारा इसको संश्लेषित किया जाता है। हालांकि इसमें फोटोलिसिस एवं ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर फोटोलिसिस की क्रिया और ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती है। चलिए ये भी देख लीजिए इसमें क्या कहानी है। तो ये जो है मीजोफिल सेल्स हैं और नीचे वाली बंडल शीथ सेल्स हैं, और यहाँ पर जो है डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, जिससे C3 एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये चली जा रही है। इसका फिक्सेशन कहाँ होगा, यानी ये आगे जाके जो है केल्विन साइकिल से जुड़ जाएगी। इसको दूसरी तरह से भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा स्पष्ट आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि किस तरह से जो है इसमें ऑक्सैलोएस्टिक एसिड वगैरह बनता है। तो ये देखिए ऑक्सैलोएस्टिक एसिड जो है यहाँ पर जो है पूरी प्रक्रिया होती है, और कार्बन का फिक्सेशन जो है होके, और उससे जो है जो फाइनली जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो जो है केल्विन साइकिल में चली जाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बस जानकारी के लिए आपको जो है ये पता होना चाहिए। अब एक और चक्र होता है, कुछ पौधों में पाया जाता है, जिसको कैम साइकिल कहते हैं, CAM, कैम, और इसका फुल फॉर्म क्या है, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। इसको क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्रेसुलेशी कुल की फैमिली के प्लांट्स में होता है। इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड का डबल फिक्सेशन होता है, दोहरा स्थिरीकरण होता है, इसीलिए जो है इसको कैम साइकिल कहते हैं। और इसमें किस तरह के पौधे होते हैं, मांसल पौधे या सकुलेंट्स प्लांट पाए जाते हैं, जिनकी विशेषता यह है कि स्टोमेटा उनका रात में खुलता है। बाकी पौधों में C3 और C4 में स्टोमेटा दिन में खुलता है, लेकिन जो क्रेसुलिएसी के या कैम प्लांट्स जो होते हैं,
इसमें जो स्टोमेटा की ओपनिंग होती है वो नाइट में होती है, रात में होती है। CO2 जो है बाहर से अवशोषित की जाती है, पेप कार्बोक्सिलेज की सहायता से इसे तुरंत ही फिक्स कर दिया जाता है और उसमें ग्राही जो होता है, जो रिसेप्टर होता है, वो फास्फोफाइनोल पायरुवेट या पेप होता है, PEP, फास्फोफाइनोल पायरुवेट। मैलिक एसिड जो है इसका अंतिम उत्पाद होता है, यानी इसमें क्या बनता है, मैलिक एसिड बनता है। CO2 के, जब CO2 का जो है बिना प्रकाश में या अप्रकाशीय स्थिरीकरण होता है CO2 का, जिसको हम कार्बोक्सिलाइजेशन कहते हैं, उसका अंतिम उत्पाद इसमें मैलिक एसिड होता है। मैलिक एसिड कोशिका की रिक्तिकाओं यानी वैक्यूल्स के बाहर गति करता है। यह मैलिक एंजाइम की सहायता से कार्बोक्सिलीकृत होकर पायरुवेट निर्मित होता है। यह जहां पर उपापचयित हो जाता है। मुक्त हुई जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह RuBP के एवं रूबिस्को की सहायता से केल्विन चक्र के माध्यम से फिर से स्थिर हो जाती है। यानी यहां पर क्या हो रहा है, कार्बन का या कार्बन डाइऑक्साइड कह लीजिए ब्रॉडली, उसका जो है डबल फिक्सेशन किया जा रहा है। तो अब हम पूरे जो हमने अभी हमको लिमिटिंग फैक्टर्स पढ़ने हैं कि कौन सी चीजें कैसे इफेक्ट करती हैं। सबसे पहले अभी तक हमने जितना पढ़ा उसको एक बार जो है रिवाइज कर लेते हैं, जिससे आपके दिमाग में जो है एक चीज बस जाए कि फोटोसिंथेसिस जो है उसकी जो रिएक्शन है वो स्टेप वाइज स्टेप कैसे होती है। तो दिस प्रोसेस इज कंप्लीटेड इनटू 2 स्टेप्स। पहला है लाइट रिएक्शन, दूसरा है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन की हम बात करें, दिस स्टेप टेक्स प्लेस इन लाइट इन द थाइलाक्वाइड्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होता है। फोटोलिसिस या ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन दिस प्रोसेस। फोटोलिसिस होता है यानी जो है वाटर जो है यहां पर टूटता है, और क्या होता है, रिलीज्ड हाइड्रोजन इज एक्सेप्टेड बाई NADP टू फॉर्म NADP2H। NADP प्लस जो है, जो इससे हाइड्रोजन निकलती है उसको जो है एक्सेप्ट कर लेता है। ATP और NADPH फॉर्म ड्यूरिंग लाइट रिएक्शंस फंक्शंस एज एनर्जी कैरीज। इन्हीं के द्वारा जो है लाइट रिएक्शन की पूरी एनर्जी को कैरी किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन 2 प्रोसेस। तो पहले हम लाइट रिएक्शन की 2 प्रोसेस को ही समझते हैं, फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 1 क्या कहता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, इसमें कौन सा यूज होता है, P700, एब्जॉर्ब फोटॉन्स एंड गेट एक्साइटेड रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स। फोटॉन जो है एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट हो गया और इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर रिलीज हो गया। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड बाई ए यानी FeS एंड पैसिंग थ्रू FD साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स रिटर्न टू P700। यानी घूम घाम के P700 से चला था P700 पे। यहाँ पर पूरे ये जो नाम है क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जो है बहुत सारे जो है रिसेप्टर्स हैं। इन दिस फोटो एक्ट एनर्जी या फोटॉन्स इज स्टोर्ड इन ATP। जो फोटॉन की एनर्जी है वो कहाँ घुस गई, जाके कहाँ पे समा गई, वो ATP में बदल गई। एज इलेक्ट्रॉन्स रिलीज फ्रॉम PS1 रिटर्न्स बैक टू PS1। जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं फोटोसिस्टम 1 में वो रिटर्न बैक हो जाते हैं फोटोसिस्टम 1 में। इसी कारण इसको हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। इन दिस एक्ट नाइदर वाटर इज ऑक्साइड, यानी फोटोसिस्टम 1 में पानी का ऑक्सीकरण यानी वाटर का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, और ना ही जो है इसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है। हाइड्रोजन आयन रिलीज्ड इन फोटो एक्ट सेकेंड आर एक्सेप्टेड बाई NADP एंड NADP2H इज फॉर्म्ड। और फोटोसिस्टम में क्या होता है, जो फोटोसिस्टम 2 में पानी टूटता है, पानी से हाइड्रोजन आयन जो होता है वो आता है इसके NAD+ पे, और NAD+ जो है बदल जाता है NADP2H जो है यहाँ पर बनता है। चलिए फोटोसिस्टम 2 की बात कर लें, इसको भी समझ लें फिर से। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, इसमें P680 होता है। ये एब्जॉर्ब करता है फोटॉन्स को, एक्साइट हो जाता है और क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, जैसा P1 में हुआ था।
These electrons are accepted by FeO and passing through ETS re-enters in PS1। मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से घूम घाम के ये इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ पर आ गया, फोटो सिस्टम 1 में। इन दिस सिस्टम ATP इज आल्सो सिंथेसाइज्ड, यहाँ पर PS2 में जो है क्या होता है, ATP भी बनता है। एज इलेक्ट्रॉन्स लीड फ्रॉम PS सेकेंड डू नॉट रिटर्न टू PS सेकेंड, यानी PS सेकेंड से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन PS सेकेंड में वापस नहीं आता, इसीलिए इसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। इन दिस एक्ट फोटोलिसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, इसमें पानी का जो है विघटन होता है, फोटोलिसिस होती है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकलती है। तो ये हमारी जो है समरी रही। अब डार्क रिएक्शन यहाँ पर बची सेकेंड फेज। दिस स्टेप डज नॉट रिक्वायर लाइट, इसमें लाइट की आवश्यकता नहीं होती है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। बहुत क्लियर कट याद रखिएगा कि ये थैलाक्वाइड में होती है और ये जो है डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, स्ट्रोमा में होती है। ATP एंड NADPH2 प्रोड्यूस्ड इन लाइट रिएक्शन, जो लाइट रिएक्शन में यानी इस रिएक्शन में जो ATP और NADPH बना हुआ है, ये जो है एक्ट एज एनर्जी कैरीज विच आफ्टर इंटरिंग इनटू स्ट्रोमा फ्रॉम एनर्जी रिच कार्बन कंपाउंड द कार्बोहाइड्रेट्स। Thus these reaction depend upon the production of light reaction, यानी ये जो है लाइट रिएक्शन पर डिपेंड करती, क्योंकि जब तक एनर्जी का सोर्स इसको लाइट रिएक्शन से नहीं मिलेगा तब तक जो है ये कार्बन को फिक्स नहीं कर पाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन नहीं कर पाएगा। अब एक इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है, उसको भी समाप्त कर देते हैं इसी में। ये है प्रकाश श्वसन, या इसको हम फोटो रिस्पायरेशन कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं, ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेटिक कार्बन साइकिल कहते हैं, या इसको C2 फोटोसिंथेसिस के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। C4 पौधों में प्रकाश श्वसन नहीं होता है। एक चीज़ अच्छे से याद रखिएगा कि ये केवल C3 प्लांट्स में होता है, C4 में नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक ऐसी क्रियाविधि होती है जो एंजाइम के स्थान पर CO2 की सांद्रता को बढ़ा देती है, और जब CO2 की सांद्रता या कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो C4 में ये क्रिया नहीं हो पाएगी। पैराक्सीसोम एवं माइटोकॉन्ड्रिया इस प्रक्रिया को पूर्ण करने हुए में आवश्यक होते हैं, यानी ये केवल क्लोरोप्लास्ट के बस की बात नहीं है, या ये प्रक्रिया केवल क्लोरोप्लास्ट में नहीं हो सकती। इसमें पैराक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता होती है। प्रकाश श्वसन की प्रक्रिया चक्रीय होती है, साइक्लिक होती है। इसमें जो एंजाइम RUBP होता है, RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीनेज या रूबिस्को, जिसको हम कहते हैं राइबोलेज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज या ऑक्सीजनेज, इसमें यूज होता है। उच्च तापमान पर RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीनेज के रूप में कार्य करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करने के बजाय 3 कार्बन फास्फोग्लिसरिक एसिड और 2 कार्बन फास्फोग्लाइकोड को उत्पन्न करने के लिए रिबोल्यूज 1,5 बाइफॉस्फेट का ऑक्सीकरण करता है। तो ये तो थ्योरेटिकल बात हो गई, इसको आप यहाँ से समझ सकते हैं कि एक्चुअल में ये हो क्या रहा है। फोटो रिस्पायरेशन जो है ये कैल्विन साइकिल से ही एक तरह से जुड़ी हुई प्रक्रिया है। रूबेस्को जो है एंजाइम है, ऑक्सीजन देखिए यहाँ से आ रही है, RUBP से कनेक्ट हो रही है। रूबेस्को की उपस्थिति में जो है क्या बन रहा है, 2 फास्फोग्लाइकोइड और 3 फास्फोग्लाइकेट ये बन रहा है। फिर ये ग्लाइसिन बन रहा है, सेरिन बन रहा है, ग्लिसरेट बन रहा है, यहाँ से CO2 भी रिलीज हो रही है, अमोनिया भी रिलीज हो रही है। तो ये प्रोसेस कैसी है, साइक्लिक प्रोसेस है। अब इसकी अगर रिएक्शन की हम बात करें तो RUBP प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया, फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट और 2 हाइड्रोजन आयन जो है इसमें रिलीज हो रहे हैं। और इसी तरह जो है ये पूरी चक्र जो है यहाँ पर चलता जाता है। ये जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट और 3 फॉस्फोग्लिसरेट है, इसका क्या महत्व है, यही इंटर कर जाता है कहाँ पर, कैल्विन साइकिल में, जिसको C3 साइकिल कहा। और ये जो है वहाँ पर आगे इसी की मदद से स्टार्च वगैरह या कार्बोहाइड्रेट बनता है पूरी प्रक्रिया के द्वारा। तो अब जो है लास्ट में
प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो पहली चीज है कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अधिकतर पौधे अधिकांश C3 पौधों में CO2 की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। यानी कि CO2 अगर बढ़ रहा है तो क्या बढ़ेगा? फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। जब CO2 की सांद्रता कम होती है तब एक ऐसा बिंदु आता है जिस पर पौधे के प्रदीप्त भाग अपने वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करना बंद कर देते हैं। मतलब जब CO2 की जो है लगातार सांद्रता कम हो जाती है तो ऐसा एक समय आ जाता है, न्यूनतम बिंदु आ जाता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण वातावरण से बंद हो जाता है। इससे CO2 कंपनसेशन पॉइंट या थ्रेशोल्ड वैल्यू कहा जाता है। दोनों ही टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा। इस मान या वैल्यू पर प्रकाश संश्लेषण में स्थिर हुई यानी फिक्स हुई CO2 श्वसन एवं प्रकाश श्वसन यानी फोटो रिस्पायरेशन में निकली हुई CO2 के बराबर होती है। लाइट की बात कर लें, लाइट का क्या रोल है? स्पेक्ट्रम तो हमने समझ लिया था कि कौन सी तरंग दैर्घ्य, कौन सी लाइट ज़्यादा इफेक्टिव है। प्रकाश की कम तीव्रता, अगर उसकी इंटेंसिटी जो है कम होगी तो प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाएगी। जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ती जाती है। प्रकाश की यह तीव्रता जिस पर कोई पौधा प्रकाश संश्लेषण की अधिकतम मात्रा को प्राप्त कर सकता है उसको एक विशेष टर्म दिया जाता है, उसको कहते हैं लाइट सैचुरेशन पॉइंट या प्रकाश संतृप्त बिंदु। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है फोटोसिंथेसिस पे? तो जब तापमान को न्यूनतम से ऑप्टिमम ले जाते हैं, इष्टतम या ऑप्टिमम ले जाते हैं, तो तापमान के प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि पर प्रकाश संश्लेषण की दर दोगुनी हो जाती है। यानी अगर हम धीरे धीरे तापमान को बढ़ाना शुरू करें, मान लीजिए ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है ये है, तो हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रकाश संश्लेषण क्या होता जाएगा? दोगुना होता जाएगा हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते रहने पर। इष्टतम तापमान के ऊपर प्रकाश संश्लेषण की दर थोड़ी अवधि के लिए तो बढ़ती है, लेकिन जब हम ऑप्टिमम टेम्परेचर तक पहुंच जाते हैं उसके बाद भी हम तापमान का अगर बढ़ाना जारी रखेंगे तो थोड़ी देर तक तो प्रकाश संश्लेषण की जो है रेट आपको देखेगा कि हाँ बढ़ रहा है, लेकिन बाद में ये कम होना शुरू हो जाता है और समय के साथ होने वाली इसी कमी को हम क्या कहते हैं? समय कारक या टाइम फैक्टर कहते हैं। ऑक्सीजन का क्या रोल है? ऑक्सीजन की उच्च मात्रा होने पर सभी पौधों में प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में ऑलरेडी ऑक्सीजन निकल रही है और प्रकाश संश्लेषण को जरूरत होती है किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की। तो अगर बहुत उच्च दर होगी तो जो है वो कम हो जाएगी, इसलिए CO2 जो है उसमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। इस घटना को वारबर्ग इफेक्ट भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों पूरा प्रयास मैंने किया आपको जो है कि आपको फोटोसिंथेसिस एक बार अच्छे से समझ में आ जाए। ये प्रयास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं आगे के लेक्चर्स में। नमस्कार, धन्यवाद।